एब्सोल्युटली। एंड सिकंदर, जिस तरह सलमान खान ने कंपोजर दिखाया, यू नो, कमिंग इन विद द बॉलिंग अच्छी करके, और जिस तरह वो बैटिंग पे आए, और फिर द पेयर टुगेदर साइमन सलमान, जिस तरह उन्होंने गेम चेंज किया, इट्स रियली रिफ्रेशिंग टू वॉच। आई थिंक हम लोग भी सब बहुत खुश हुए हैं ये चीज़ देख के। हम लोग बाद में नेगेटिविटी बात करेंगे, बट दोनों के ऊपर आई वांट योर वर्ड एंड भट्टी साहब का, और फिर हम लोग जो थोड़े लोज है उस पर भी बात करेंगे। देखो, इतनी ज़्यादा कोई नेगेटिव नहीं है कल की चीज़ों, कल के मैच में। इट्स गुड, दैट्स व्हाई वी टॉक अबाउट इट लेटर। बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये भी गलत हुआ, वो भी गलत हुआ, बल्कि बड़ी पॉजिटिव चेंजेस आई हैं। कल रिजवान ने 7 बॉलर्स को ट्राई किया, विच वाज गुड। जो हमें बार बार यहाँ बैठ के हम सब मिलके कह रहे थे भाईजान के भाई दूसरे बॉलर्स को ट्राई करो, और उनको पता है बॉलिंग कराते रहना चाहिए ताकि उनकी रिदम बना रहे। अगर आप साइम को 4-5 मैचों में बॉलिंग नहीं देंगे, फिर अचानक लाएंगे, तो कई दफ़ा उनका रिदम नहीं बनता। तो उनको वैसे ही 2-2 ओवर्स की एक प्रैक्टिस वाला स्पेल करा देना चाहिए, दूसरे बॉलर्स का लोड थोड़ा कम हो जाता है। कल जो क्रिकेट खेली है, बैटिंग की है हमारे लड़कों ने, वो 1980 वाली की है। उन्होंने 10 ओवर में किए 70, हमने 10 ओवर में किए 23। कितना बड़ा फ़र्क है। फिर हमने किए 20 ओवर में 60, उन्होंने 20 ओवर में 100 किए हुए थे। तो ये एक बड़ा अच्छा मतलब उन्होंने अडॉप्ट किया था। और जो अभी ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें, मैच्योरिटी की, अभी साइम ने पिछले फर्स्ट क्लास सीज़न में कहा था मैं 200 किए हुए हैं। इसका मैं अभी स्कोर देख रहा था, 6-7 हज़ार स्कोर है इसका, सलमान अली आगा का 169 इसका हाईएस्ट है। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से आप में वो टेम्परामेंट आता है कि आप खड़े रहें और सब्र के साथ और खेलें, दैट इज़ अमेजिंग। और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे नज़र आई, जो कि टीम यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है, कि कल सलमान अली आगा ने उसको अपना मैन ऑफ द मैच दे दिया। दैट वाज ग्रेट। मतलब है कि वो ना लें, लेके ना जाएं, व्हाटएवर, मगर इतना अच्छा लगा। और उससे एहसास हुआ कि उनको सलमान अली आगा को बड़ी दिल से खुशी हुई कि उन्होंने इतनी अच्छी इनिंग खेली। ये बड़ा अच्छा जेस्चर था, और हम लोग ज़रूर दिखाएंगे भी किस तरह उन्होंने। 1980 में हार जाते थे, बट ये फर्क था। नहीं, बहुत मैच जीतते थे यार। 1980 में इंडिया हमसे कभी जीता ही नहीं। 1980 में इंडिया कभी जीता ही नहीं। अच्छा, तो भट्टी साहब, आई थिंक साथ साथ हमें अबरार की भी तारीफ़ करनी चाहिए। उनके जो आखिरी 5 ओवर्स थे बड़े इकनॉमिकल थे, बट आई थिंक 8 या 7 रन ही उन्हें सिर्फ कंसीड किए थे। सो ही ऑल्सो प्लेड अ वेरी गुड रोल। आई नो कि बाकी सलमान और उनकी तारीफ़ करते हुए हम इनको मिस आउट ना कर दें। देखें, बिल्कुल अबरार इस पूरी, बल्कि जिम्बाब्वे के टूर में भी हमने देखा, अबरार एक अब डिफरेंट बॉलर में हमें नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है कि जिम्बाब्वे में एक मैच में कप्तान ने उनसे नई गेंद भी करवाई, तो अबरार ने जो प्रेशर बिल्ड रखा, उसकी वजह से हमारे फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट मिली। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हारिस रऊफ़ जो हैं वो बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। कल एक बिल्कुल डॉली कैच आया जो उसने गिरा दिया। बॉलिंग में भी हारिस रऊफ़ इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए, कल जो सबसे खुशी हुई, देखिए एक तो हमारा मुल्क जीत गया, एज ए पाकिस्तानी हमारे सबके लिए खुशी की बात है। लेकिन शरत के उस पार, जहाँ कुछ लोग हमारे जो भारत के जर्नलिस्ट थे वो चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड नेगेटिव ट्वीट्स कर रहे थे, कल उन्होंने जिस तरह सलमान अली आगा और साइम अय्यूब के बारे में रिमार्क्स दिए, एक ने तो ये लिखा कि अनदर सईद अनवर इन मेकिंग। उन्होंने कहा कि इनके अर्ली डेज हैं, लेकिन उसमें सईद अनवर की झलक नज़र आती है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास टैलेंट है। सिवाय एक चीज़ जो कल थोड़ी सी ऑकवर्ड लगी, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, वो काफ़ी मैस था। उसमें कामरान गुलाम रन आउट भी हुए। लेकिन मेरा ख्याल ओवरऑल पाकिस्तान ने कल बिल्कुल वो 80 वाली क्रिकेट इसलिए खेल रहे थे कि उनके सामने एक स्कोर था, वो सिचुएशन के मुताबिक चल रहे थे। लेकिन ये टीवी का जो कैमरा है और ये जो माइक्रोफोन है, ये देखें बहुत सारी चीज़ों को सामने ले आता है। अब हमारे सीनियर्स ने जिस तरह की बैटिंग की और फिर जूनियर्स जिस तरह आपस में डिस्कशन कर रहे थे और हम उनकी जो गुफ्तगू माइक के ज़रिए सुन रहे थे, तो गेम अवेयरनेस जो है वो नौजवानों में जिस तरह है, और आखिर में वो नसीम शाह एक वक्त पे कह रहे थे सलमान अली आगा को कि वो सिंगल लीजिएगा जो लंबी सिंगल हो ताकि रन आउट का चांस ना हो। बॉलर भी आ तो मतलब गेम अवेयरनेस यंगस्टर्स में नज़र आ रही है, ये बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान। ठीक है, हम लोग अंदर एक क्विक ब्रेक ले रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे, ब्रेक पे अभी नहीं जाते, बट लेट्स कंटिन्यू दिस कन्वर्सेशन। जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं ना गेम अवेयरनेस की, ये लड़कों में और ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है सिको, अगर हम गेम अवेयरनेस की बात करें तो ठीक है, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, यही चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि देखें पिछले 3 साल से क्या हो रहा था कि बाबर अपनी जगह नहीं छोड़ते रहे,
रिजवान अपनी जगह नहीं छोड़ते। मैं जो बार बार हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि जो बैट्समैन है हमारे नीचे वाले, तैयब है, इस वक्त इरफान है, उससे पहले जो गुजर गए वो तो गुजर गए, इनको आप भेजें ऊपर, इन्हें खेलने दें। देखें इब्रार को कितने अरसे, लंबे अरसे तक आपने बॉलिंग ही नहीं करवाई थी। अगर याद हो आपको, वर्ल्ड कप से पहले हम शोर मचा रहे थे ना, उन्होंने 2-3 सीरीज़ में बॉलिंग ही नहीं कराई। आप जब बॉल कराते हैं तो वो अच्छे लगते हैं ना, अच्छा उसमें कॉन्फिडेंस आता है, वो अच्छा होता है। तो ये एक बहुत ही एक अजीब सी चीज़ थी पाकिस्तान टीम में। आई होप कि इसको इम्प्रूवमेंट आ जाए, इसमें लड़कों को प्रॉपर चांस दिया जाए, तो हमारे पास टैलेंट बहुत है। बाय द वे भट्टी साहब, रनिंग बिटवीन द विकेट्स बात करें तो कमेंटेटर्स कह रहे थे पीसीबी माइट एज वेल हायर अ रनिंग कोच एज वेल, बट एनीवे। अच्छा, बट राशिद से भी बात करेंगे। अच्छा, अभी तक मुझे थोड़ी सी जो एज अ कन्फ्यूजन एज अ फ़ैन मुझे है कि इसमें इरफान खान नियाज़ी का क्या रोल है, एंड ऑल्सो डोंट यू थिंक कि नसीम शाह इज़ अ बेटर बैटर देन शाहीन अगर वो ऊपर आ जाए? ये दो मुझे इनकी यूटिलिटी समझ नहीं आ रही। एक तो इरफान खान और फिर दूसरी आप ज़रूर बात करेगा बट नसीम शाह। नसीम शाह थोड़ा सा उनका दिमाग ज़्यादा काम करता है बैटिंग के वक्त। 2-3 मैचेस हुए हैं अफगानिस्तान के खिलाफ भी देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी 1-2 मैचेस हुए हैं जिसमें उन्होंने जब ज़रूरत पड़ी तो स्टेक किया है, जब ज़रूरत पड़ी तो बड़ी हिट मारी है, और जब सामने प्लेयर मौजूद है बैट्समैन तो खुद बड़ी हिट नहीं मारी। कल एक बॉल रिसीव ज़रूर हो गए, वो शमशी की रॉन्ग वन पे वो निकल गए थोड़ा, तो वो हो सकता है कि आपको रीड नहीं हुई, लेकिन उसके बाद फास्ट बॉलर को जॉनसन को पूरा ओवर मैडन खेल गया, तो ये अच्छा साइन है उसकी बैटिंग के लिए। बॉलिंग तो वो करते ही हैं, जैसी भी कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग कल बहुत इंपॉर्टेंट थी उनकी। शाहीन हिट मार सकते हैं, हिट मारने की ज़रूरत शायद थी नहीं थी, लेकिन नसीम रिलायबल ज़्यादा है शाहीन से, छक्के हो सकता है ना मारे, लेकिन आपने छक्के दिया। 32-33 की पार्टनरशिप, देखें ये छोटे मैच में 240-50 में 2 बड़ी पार्टनरशिप हो जाएं या 3 छोटी बड़ी पार्टनरशिप हो जाएं तो आप आगे चले जाते हैं। पहली 41 की बाबर की पार्टनरशिप हुई है साइम के साथ, फिर 140 प्लस की हुई है साइम एंड आगा की, फिर आखिर में 33 की शायद पार्टनरशिप हुई, वहाँ पे मैच जीत गए। आप उनका साउथ का भी ऐसे ही देखिएगा। तो नसीम शाह आगे भेजने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि आपके पास ऐसे बॉलर्स, फास्ट बॉलर मौजूद हैं जो थोड़ी बहुत बैटिंग, बस हम टैग गलत लगा देते हैं कि ऑलराउंडर। शाहीन के ऊपर जो ऑलराउंडर के टैग लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। ओके, मेरे ख्याल से वो ठीक है, मार लेते हैं छक्के T20 में। और अब्बास आफरीदी पे भी हम लोग बोलते हैं यार अच्छा ऑलराउंडर है, वो बैटिंग कर सकते हैं, हम टैग नहीं लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये टैग्स जो है ना ये सही नहीं है। बट इरफान खान नियाज़ी का अहमद, व्हाट डू यू थिंक? आई मीन जस्ट हिम कमिंग इन एट नंबर 7। उसको उन्होंने उधर के लिए रखा हुआ है, जो टीम की फॉर्मेशन है ना उसके अंदर इरफान खान नियाज़ी का जो रोल है वो यही है कि एंड वाले ओवरों में 2-4 छिक्के चुक्के मार ले, इसलिए उसको यूज कर लें। हालांकि वो इस तरह का प्लेयर नहीं है, वो बेटर बैट्समैन है। लेकिन आप देखें ना, बेटर बैट्समैन का क्या फायदा है कि कामरान गुलाम जो परफॉर्मर है उसको चौथे नंबर पे नहीं भेजा जा रहा है, तो फिर आप इरफान खान नियाज़ी का कैसे एक्सपेक्ट करते हैं वो ऊपर आ जाए? देखिए मेरे लिए ये चीज़ें कंसर्न नहीं है, मेरे लिए कंसर्न है कि 240 के ऊपर भी आपका ओपनर 0 पे आउट होता है और उसके बाद बाबर आजम आते हैं और वो बाकी सारे फॉर्मेट्स की तरह वनडे में भी अपनी फॉर्म खोते जा रहे हैं। देखें कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज वो वनडे खेले, जो हम कहते हैं कि उनका फॉर्मेट है, 37 स्कोर उन्होंने हाईएस्ट किया। और यही होता है कि जब आप इस तरह की फॉर्म के अंदर एक बैटर होता है, क्योंकि पता नहीं इनको बैटर्स का पता भी है कि माइंडसेट क्या चलता है सिलेक्टर्स को कि नहीं, आप प्रेशर एडिट करवाते जा रहे हैं छोटे फॉर्मेट के अंदर, उसको डाल के आप इतना प्रेशर एडिट करा दिया है कि उसके बाद आपको फेलियर्स देखते हैं। आप ये नहीं कहते कि एक नया फॉर्मेट आ गया, आप उसी तरह खेल रहे होते हैं कि जिस तरह आपके पिछले 2-3 मैच में फेलियर्स आए होते हैं। और कल देखिए वनडे भी आया तो वो इसी तरह खेल रहे थे कि इसको डर लग रहा था, जो कि एक टाइम पे हम देखते थे कि जब नए नए आए थे क्या फ्लेयर के साथ वो खेलते थे। अब वो बाबर आजम हमें नजर ही नहीं आते हैं, अब वो एक शेल में खेलते हैं और ये डर के खेलते हैं कि मैं कहीं आउट ना हो जाऊं, मेरे से स्कोर नहीं हो रहे। ये कंसर्निंग पार्ट है और इसमें बाबर आजम का कोई कसूर नहीं है, ये उन लोगों का कसूर है कि जो उसको छोटे फॉर्मेट में दोबारा से डाल दिया जिन्होंने, और प्रेशर एडिट करा दिया। और उसके बाद उन लोगों का कसूर है कि जो उनको टेस्ट में ड्रॉप करके बगैर किसी परफॉर्मेंस के दोबारा से टेस्ट में भी ले आए। ये सारी चीजें कर ये रही हैं, बाबर आजम को एज अ बैटर जो है उस पर प्रेशर ऐड कर रही हैं। और आगे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपका नंबर 1 ओडीआई का जो बैटर है वो इस तरह की फॉर्म में है, और उसके साथ लीडर जो है आपका पिछले काफी अरसे से उसकी परफॉर्मेंस निकल के नहीं आई, जो निकल के भी आए वो अकेला ही मैच हरवा दिया उन्होंने। ये साइन ऑफ कंसर्न जरूर है मूविंग फॉरवर्ड इनटू चैंपियंस ट्रॉफी।